मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में जो चर्चा हुई थी उसके आगे देखें। 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी साम्राज्ञी मेरी की भारत यात्रा हुई। इस भारत यात्रा में जॉर्ज पंचम ने दो प्रमुख घोषणाएं की। एक कि उन्होंने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा उनके द्वारा यह की गई कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था उस बंग भंग को समाप्त करने की घोषणा की। क्योंकि बंगाल के विभाजन का विरोध इस आधार पर किया गया था क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने जिस ढंग से विभाजित किया था बंगाल का, उस बंगाल के विभाजन में हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग करने का दुस्साहस लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो भारतीय जनता ने अनेक प्रकार से इसका विरोध किया। इसी के कारण आतंकवादी या क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए। इसी के कारण कांग्रेस में भी फूट पड़ी। कांग्रेस में भी नरम दल और गर्म दल हो गए। तो इन सभी प्रकार के व्यापक विरोध को देखते हुए लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को सम्राट जॉर्ज पंचम ने निरस्त करने की घोषणा की। इसके बाद पुनः बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन दूसरे ढंग से किया गया और जनता इससे संतुष्ट हुई। तो ये 1911 की घटना घटी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1914 से 18 तक 4 वर्ष तक चला। दुनिया में आज तक जितने भी युद्ध हुए थे, इतनी लंबी अवधि तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। इतने अधिक राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया कि इसके पहले किसी भी युद्ध में इतने अधिक मात्रा में राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया। लेकिन यह युद्ध, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया और यूरोप के राष्ट्रों ने भाग लिया, लेकिन फिर भी इसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है क्योंकि उस जमाने में 1914-18 के जमाने में पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल यूरोप का वर्चस्व था। कैसे? पहली बात तो यह कि अफ्रीका का पूरा क्षेत्र उपनिवेश था। एशिया के सभी देश लगभग उपनिवेश थे। अमेरिका को दुनिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी पृथकतावादी नीति का पालन कर रहा था। दक्षिण अमेरिका में भी पूरा उपनिवेश था। ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से भाग ले सकता था। तो बचा केवल यूरोप का महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप ही उस समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में छाया हुआ था और यूरोप की राजनीति को ही विश्व राजनीति का नाम दिया जाता था। तो युद्ध लड़ा गया। जब युद्ध की शुरुआत हुई तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यह युद्ध क्यों लड़ रहे हैं तो मेरा एक ही जवाब होगा कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब भारतीयों को यह अपेक्षा हुई कि भारत में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी और प्रजातंत्र की स्थापना तब होगी जब भारतीयों को आजादी मिलेगी। इस प्रकार से भारत को यह झूठा आश्वासन दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि स्वतंत्रता के बाद हम आपको स्वतंत्रता देंगे, आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। जब 1919 में युद्ध समाप्ति के पहले अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपने 14 सूत्रों की घोषणा की तो उसमें एक सूत्र था, राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन। आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है? आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब है हम अपना शासन खुद तय करेंगे। मतलब प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र होगा, दुनिया में कोई उपनिवेश नहीं रह जाएगा, इसका यह अर्थ था। तो जब लोकमान्य तिलक ने वुड्रो विल्सन को चिट्ठी लिखा था तो उसमें
तिलक जी ने कहा था कि हम आपके आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारत को झूठा आश्वासन दिया था कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। और इस प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान भारतीयों ने तन मन धन से अंग्रेजों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की। यहां तक कि भारत के कई नवाब, कई राजे महाराजा भी खुद हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के यूरोप युद्ध करने के लिए गए थे। हजारों की संख्या में भारतीय सैनिकों को यहां से भेजा गया ताकि वो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे सके। इस युद्ध के दरमियान भारत में कुछ घटनाएं घटी। वह घटना क्या थी? सबसे पहली घटना थी लखनऊ समझौता। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ ताकि राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में दोनों दल, दोनों समूह, दोनों संगठन एकजुट होकर के आंदोलन कर सके। और इसके लिए कांग्रेस को सबसे बड़ी बलिदान देनी पड़ी। सबसे बड़ी मांग को मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करना पड़ा। और वह मांग था मुस्लिमों को दिया जाने वाला सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को दिए जाने वाले या मुस्लिमों को दिए जाने वाले सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया और दोनों ने सोचा कि अब हम मिलजुल करके ही स्वतंत्रता आंदोलन का कार्य करेंगे। दूसरी घटना घटी होम रूल आंदोलन 1916 में। इसको गृह शासन आंदोलन कहते हैं। इसका मतलब है वही है आत्मनिर्भर का सिद्धांत या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन। गृह शासन, अपने गृह की व्यवस्था हम खुद करेंगे। मतलब कि भारत की व्यवस्था, भारत के शासन व्यवस्था का संचालन, उसका निर्माण हम खुद करेंगे। यह है गृह शासन आंदोलन। इसमें दो नेता प्रमुख थे, एक श्रीमती एनी बेसेंट और दूसरे थे लोकमान्य तिलक, जो मांडले जेल में 8 वर्ष की सजा प्राप्त करके छूट चुके थे। लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। एक था गीता रहस्य और दूसरा था आर्कटिक होम ऑफ वेदास, वेदों की आर्कटिक गृह। तो इसके बारे में एक बात कही जाती है लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य के बारे में। जब गीता रहस्य लोकमान्य तिलक लिख रहे थे तो लिखने के बाद उस पांडुलिपि को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और उसे अपने पास लंबे समय तक रखा। जब लोकमान्य तिलक को विश्वास हो गया कि अब यह पांडुलिपि मुझे वापस नहीं मिलने वाली है, तो उन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया। लगभग आधा भाग लिख चुके थे, तब अंग्रेजों ने मूल पांडुलिपि को वापस किया और जब देखा गया तो मूल पांडुलिपि और अभी जो लिख रहे थे लगभग आधा लिख चुके थे, दोनों की पांडुलिपि में शब्द और वाक्य तो दूर छोड़िए, कॉमा और फुल स्टॉप भी बिल्कुल एक समान था, कोई अंतर नहीं था। देखिए व्यक्ति की विद्वत्ता, उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि किस ऊंचाई तक होती है, उस ऊंचाई तक तिलक जी का मस्तिष्क था। तो गृह शासन आंदोलन का भी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने दमन कर दिया और इन ऐसे आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए उसने अनेक प्रकार के कानून बनाए। इस बीच 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का एक सदस्य था सर जॉन रॉलेट। उसने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया था और आगे चल करके इसको अधिनियम का रूप दिया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक काला अधिनियम था, क्योंकि इसमें नो वकील, नो दलील, नो अपील था। मतलब किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक के लिए जेल में डाल सकती थी। उसको कोई कारण बताना आवश्यक नहीं था।
वह अपने पक्ष में कोई भी वकील खड़ा नहीं कर सकता था और वह अपने पक्ष में कोई अपील नहीं कर सकता था। नो वकील, नो दलील, नो अपील। और इस रॉलेट एक्ट की तुलना आधुनिक युग में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1977 में संशोधित किया गया मिसा MISA से इसकी तुलना की जाती है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। वैसे मिसा इसके पहले बन चुका था, लेकिन 1977 में जब श्रीमती गांधी ने आपातकाल लागू किया था तो इसके प्रावधानों को और कड़ा किया गया और यह इतना कड़ा था कि रॉलेट एक्ट का भी बाप था। गौर करिए, जब अंग्रेजों का यहां पर दमनपूर्ण शासन चल रहा था, भारतीय आंदोलन कर रहे थे, ऐसे आंदोलनों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट बनाया। हमको आजादी मिली, भारत में जो विरोधी तत्व थे, ऐसे विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए उनके लिए मिसा बनाया गया। तो कौन सा कानून ज्यादा कड़ा था, सोचने की बात है। और जब 1977 में श्रीमती गांधी परास्त हुई तो उन्होंने मिसा के प्रावधानों को भी निरस्त कर दिया, आगे चल कर मिसा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो रॉलेट एक्ट ये हुआ। इस बीच आगे जलियांवाला कांड हुआ 1919 में। जलियांवाला में वहां के लोग हजारों की संख्या में एकत्र हुए थे। जनरल डायर ने उस बाग में बैठे एकत्रित हुए भारतीय जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए और गोलीबारी बंद तब हुई जब गोलियां समाप्त हो गई। मशीन गन को अंदर ले जाया नहीं जा सका क्योंकि रास्ता संकरा था, एक ही रास्ता था आने और जाने के लिए। मशीन गन को अंदर चूंकि नहीं ले जाया गया, इसलिए उस गेट पर ही मशीन गन को स्थापित करके अंधाधुंध गोलीबारी की गई और गोलीबारी तब बंद हुई जब पूरी गोलियां समाप्त हो गई। और इस घटना का भारत ने सर्वाधिक विरोध किया क्योंकि इसमें स्त्रियां, बच्चे, छोटे बच्चे और सब के सब मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग कांड, इसे नरसंहार कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने न केवल डायर को प्रशंसा पत्र दिया, अपितु उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक कह करके उपाधि दिया। ब्रिटिश तलवार उसको सौंपी गई। देखिए किस प्रकार से नरसंहार एक व्यक्ति कर रहा है और उसका स्वागत इंग्लैंड में लोग कर रहे हैं। और आगे 1919 में मांटफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। मांटफोर्ड सुधार अधिनियम, ये दो व्यक्तियों का नाम है, मांट और फोर्ड। मांट है मॉन्टेग्यू, जो भारत सचिव था या भारत मंत्री था, और फोर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो भारत में गवर्नर जनरल या वाइसराय था। इन दोनों के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो सुधार व्यवस्था लागू करने के लिए ड्राफ्ट किया गया, उसको मांटफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसके पहले 1909 में भी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। अब जो नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम या मांटफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से इसको जाना जाता है। इस अधिनियम की दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक, केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। अभी तक केंद्र में जो व्यवस्थापिका थी वह एक सदनात्मक थी। देखिए, अंग्रेजों ने हमको आजादी स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी या झूठा आश्वासन दिया था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा हमको क्या मिला उसको थोड़ा सा गौर करिए। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। प्रथम सदन, द्वितीय सदन। प्रथम सदन को नाम दिया गया विधानसभा, द्वितीय सदन को नाम दिया गया राज्यसभा। प्रथम सदन में 145 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 41 मनोनीत होते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के भी सदस्य होते थे
सरकारी अधिकारी भी होते थे और गैर सरकारी सदस्य भी होते थे, अंग्रेज या अंग्रेजों का पिट्ठू। और 141 निर्वाचित निर्धारित किया गया। 104 निर्वाचित निर्धारित किया गया और 41 मनोनीत। इस 104 निर्वाचित में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि होते थे, मुस्लिम होते थे, सिख होते थे, यूरोपियन होते थे और भारतीय जमींदार भी होते थे। देखिए, भारत एक था और उस एक वर्ग में, एक देश में कितने अलग अलग लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ताकि भारत की एकता को समाप्त किया जा सके। तो यहां पर सामान्य वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होता था, मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सिखों को अंग्रेजों ने भारतीय हिंदुओं से अलग माना तो सिखों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, जमींदारों को दिया गया और जो यूरोपियन भारत में रहते थे उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार से भारत की रही सही एकता को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। दूसरा सदन राज्यसभा, इसके सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई। इसमें भी मनोनीत होते थे, निर्वाचित होते थे। 27 मनोनीत होते थे, 33 निर्वाचित होते थे। ऐसे ही अलग अलग प्रकार से निर्वाचित सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी और इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। सदस्यों को प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखना, स्थगन प्रस्ताव आदि रखना आदि का अधिकार दिया गया। बजट पर सीमित रूप में बहस करना और बजट के सीमित भाग पर मतदान करने का भी अधिकार यहां पर मिला। बजट का लगभग 85% भाग गैर मतदान मद में आता था और केवल 15% भाग पर इनको मतदान का अधिकार मिला। वैसे भी गवर्नर जनरल को यह विशेष अधिकार दिया गया था कि यदि केंद्रीय विधानमंडल ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर देता है जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो या ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के विरुद्ध हो तो गवर्नर जनरल उसको निरस्त करके अपनी ओर से कोई आदेश जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल की शक्तियां विधानमंडल के सामने बहुत अधिक थी। तो ये विधानसभा को द्विसदन का बनाया गया। दूसरा था प्रांतों में द्वैध शासन। ये ब्रिटिश दिमाग की, ब्रिटिश शातिर दिमाग की उपज थी। द्वैध शासन लागू किया गया। इसके पहले द्वैध शासन का उल्लेख आया था लॉर्ड क्लाइव के प्लासी युद्ध के बाद, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था, वहां पर आया था। ये दूसरा मानफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन क्या है? 2 प्रकार का शासन। तो अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया और भारतीयों को लॉलीपॉप या झुनझुनी देकर के संतुष्ट करने का प्रयास किया। प्रांतों में जो विषय थे, मतलब प्रांतों को जो अधिकार दिए गए थे, कार्यपालिका के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी, उसको 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय सरकार के जो अधिकार थे, विशेष करके कानून बनाने के मामले में, प्रशासन करने के बारे में, इनको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया संरक्षित या आरक्षित और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे राज्य सरकार के अंतर्गत, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को संरक्षित या आरक्षित विभाग में रखा गया। और जो कम से कम महत्वपूर्ण चीजें थी, कम से कम महत्व की चीजें थी, जैसे सार्वजनिक रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, सिंचाई, ऐसे कम से कम महत्व की चीजों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक, ये तो हुआ प्रांतीय शासन का 2 भाग में विभाजन। यह व्यवस्था की गई कि इसी द्वैत शासन को प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर के अधीन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अधीन
सभी महत्वपूर्ण विभाग होंगे और गवर्नर विधानसभा में जिसके पास बहुमत होगा उस बहुमत दल से 1 या 2 लोगों को मंत्री के पद पर नियुक्त करेगा और ये मंत्री इन हस्तांतरित विभागों का शासन चलाएंगे। ये मंत्री प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे आजकल विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल को, उसी प्रकार से तो ये मंत्री जिनकी संख्या 1 या 2 होती थी या ज्यादा हुआ 3, ये मंत्री अपने हस्तांतरित विभाग के लिए प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और प्रांतीय विधानसभा इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती थी। इसी को कहते हैं आंशिक उत्तरदायित्व। गवर्नर जनरल के अधीन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, कार्यकारिणी परिषद, वह पहले की भांति अनुत्तरदायी ही रहा, लेकिन भारतीयों को झुंझुने पकड़ाते हुए उन्होंने आंशिक उत्तरदायित्व को स्थापित करते हुए 1 या 2 लोगों को मंत्री बनाने का प्रावधान किया और इन मंत्रियों को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। यह है द्वैध शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व, पार्शल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। यह था मांडफोर्ड सुधार अधिनियम। कहां हम स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और कहां ये द्वैध शासन के चक्कर में हमको डाल दिया गया। इसके बाद आता है महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण। पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ लोग 3 भागों में या 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग था कांग्रेस का नरमवादी आंदोलन। उनका साधन था कि हम अधिवेशन करके बैठक में प्रस्ताव पारित करेंगे और भारतीय शासन में सुधार की मांग करेंगे, अनुरोध करेंगे, याचना पत्र भेजेंगे। दूसरा था उग्रवादी आंदोलन। नरमपंथी जो नरम कांग्रेस के जो सदस्य थे या उदारवादी कांग्रेस के जो सदस्य थे, उनका रंग ढंग, उनका काम करने का ढंग, उनकी पद्धति युवकों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उग्रवादी कांग्रेस के नाम से काम करना शुरू किया। इनको गरम दल कहा गया। इसके मुख्य नेता थे लाल बाल पाल। इसी बीच एक तीसरा भी आंदोलन शुरू हुआ जिसे क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं, जिनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को इतना परेशान कर डालो, बम फोड़ करके, रेलवे पटरी उखाड़ करके, सरकारी खजान में डाका डाल करके, अंग्रेजों की हत्या करके इतना परेशान कर दो कि वो छोड़कर चले जाए। ये क्रांतिकारी आंदोलन। अब 1919 के पहले ये तीनों बहुत ज्यादा प्रचलित थे। क्रांतिकारी आंदोलन तो बाद में भी चलता रहा, लेकिन अब 1919 में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। अब इस 1919 के बाद जो भी आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ करके 1919 के बाद जो भी आंदोलन हुए, इन सभी आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। तो महात्मा गांधी ने पूरे भारत के संपूर्ण व्यवस्था का उन्होंने अवलोकन किया, अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय राजनीति की बागडोर उनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी गई। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले एक काम किया, असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस पर विचार हुआ, असहयोग आंदोलन। हम अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं देंगे, अंग्रेजी सरकार को हम सहयोग नहीं देंगे। क्यों? संपूर्ण ब्रिटिश शासन प्रशासन भारतीयों के सहयोग पर आधारित था। 200 वर्षों के लंबे शासन काल में अंग्रेजों की संख्या पूरे भारत में 1 लाख से अधिक नहीं थी और इन 1 लाख लोगों ने 35 करोड़ भारतीयों पर 200 वर्षों तक शासन किया। किसके बल पर? भारतीयों के सहयोग के बल पर। यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर देंगे तो
तो ब्रिटिश शासन यहां पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज कोई काम कर नहीं पाएंगे अकेले। ये उसका उद्देश्य था, थीम था। इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विचार किया। विचार करने के बाद सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित किया गया। पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन में इसको अंतिम रूप दे करके पारित कर दिया गया। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हजारों लाखों की संख्या में भारतीय जनता ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये नौकरी करने वाले नौकरी छोड़ रहे हैं, कोर्ट में काम करने वाले लोग वहां का काम छोड़ रहे हैं, वकील वकालत छोड़ रहे हैं, जो चपरासी हैं, जो क्लर्क हैं, जो भी विभिन्न पदों पर हैं, ये सब सरकारी काम का बहिष्कार कर रहे हैं। अपना स्थानीय रूप से स्कूलों को खोला जा रहा है, अपने स्थानीय रूप पर सब काम कर रहे हैं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही है, स्वदेशी वस्त्र धारण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अंग्रेजों का पूरा शासन व्यवस्था ठप करने का काम शुरू हो गया और इसी बीच खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन और इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको धन्यवाद।